अब हम लोग देखते हैं कि रेगुलर फॉल्सिंग मेथड से किसी भी क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, फाइंड ए रियल रूट ऑफ ए गिवन फंक्शन यूजिंग द रेगुलर फॉल्सिंग मेथड अप टू 4 इटरेशन। यहाँ पर 4 इटरेशन तक हमें इसमें फाइंड करना है दिए गए फंक्शन के रूट को। तो किस प्रकार से रेगुलर फॉल्सिंग मेथड से इसे फाइंड करते हैं वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, मान लीजिए जो दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यह दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। ऐसे पुट करते हुए आगे बढ़ेंगे जब तक कि हमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हो F2 पे इसका वैल्यू निगेटिव मिला है और F3 पे इसका वैल्यू पॉजिटिव मिला है। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही जीरो लाई करता है, जैसा कि हम लोग बाइसेक्शन मेथड में देख चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें फर्स्ट इटरेशन क्या हो जाएगा, यह देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो एफ ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ही लिए हैं। एफ ए मतलब F2 की वैल्यू -1 और एफ बी मतलब F3 की वैल्यू 16। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू जो अभी रेगुलर फॉल्सिंग मेथड से जो सॉल्व किए हैं, सी की वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं, सी इक्वल टू ए एफ बी माइनस बी एफ ए अपन एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इन सब का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से सी की वैल्यू हमें मिल जाती है 2.0588। यहाँ पर हमें सी की वैल्यू मिल गई। यही हमारी जो होती है रूट होती है। अब हमें कह रहा है कि 4 इटरेशन तक निकालना है। तो 4 इटरेशन तक निकालना है तो इसके आगे जो सेकंड इटरेशन होगा उसके लिए अब क्या करेंगे, ये एफ सी की वैल्यू देखेंगे कि एफ सी की वैल्यू क्या आ रही है। तो एफ सी की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हो कि एफ सी की वैल्यू यदि फाइंड करेंगे तो एफ सी की वैल्यू इसमें सी का वैल्यू कितना है 2.05888 इसमें रखेंगे। यहाँ पर जैसे ही रखेंगे इस फंक्शन में तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या कि एफ सी की वैल्यू जो मिलेगी -0.3908, मतलब कि निगेटिव मिल गया। तो निगेटिव मिल गया तो जो अब अगला सेकेंड इटरेशन जो करेंगे हम तो उसमें क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जो हो जाएगी यह हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव जो होता है यह निगेटिव को रिप्लेस कर देता है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं किस प्रकार से हमेशा जो भी जीरो लाई करेगा वह हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही लाई करता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए सेकेंड इटरेशन में क्या करेंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी 2.0588 और फिर बी की वैल्यू जो हमें पहले ही मिली थी 3, तो बी की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो अब यहाँ पर निकालेंगे एफ ए की वैल्यू। एफ ए की वैल्यू यहाँ पर निकाली दिए हैं और फिर यहाँ पर एफ बी की वैल्यू यहाँ निकाल दी है सेकेंड इटरेशन के लिए। फिर यही सेम प्रोसेस सेकेंड इटरेशन के लिए भी करेंगे। उसके बाद जैसे ही सेकेंड इटरेशन में निकालेंगे तो यहाँ पर भी सी की वैल्यू आ जाएगी 2.0812, मतलब कि यहाँ पर यदि सेकेंड इटरेशन तक बोलता तो सेकेंड इटरेशन में यही रूट की वैल्यू हो जाती, लेकिन यहाँ पर बोला है 4 इटरेशन तक। तो इसी प्रोसेस को हमें 4 बार दोहराना होगा। तो यहाँ पर देखिए एफ सी की वैल्यू निकालेंगे तो एफ सी की वैल्यू भी यहाँ पर निगेटिव आ गई है। तो इसका मतलब निगेटिव वाला फिर रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले में जब थर्ड इटरेशन करेंगे तो ए की वैल्यू यह हो जाएगी और बी की वैल्यू सेम ही रहेगी 3। तो फिर थर्ड इटरेशन में आप यहाँ पर देख सकते हो ए की वैल्यू 2.0812 है और बी की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से एफ ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एफ बी की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और फिर सी की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे सेम फार्मूले से। तो यहाँ से आ जाएगा थर्ड इटरेशन का वैल्यू। हमें फोर्थ इटरेशन निकालना, तो फिर देखेंगे थर्ड इटरेशन पे जो निकाले हैं सी की वैल्यू उस पर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर फिर इसका वैल्यू निगेटिव आ गया है। तो निगेटिव आ गया तो इसके लिए फोर्थ इटरेशन में क्या करेंगे, फिर यह जो है निगेटिव वाले वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। ए की वैल्यू हो जाएगी 2.0896 और जो बी की वैल्यू हो जाएगी 3 ही रहेगी। और यहाँ से फिर एफ ए की वैल्यू निकालिए, बी की वैल्यू निकालिए, यहाँ से फिर सी की वैल्यू निकालिए। तो हमें फोर्थ इटरेशन तक ही बोला है क्वेश्चन में, तो इसलिए फोर्थ इटरेशन तक सी की वैल्यू इतना आ गया 2.0927। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड रूट इज 2.0927। यही हमारा आंसर हो गया फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से हम लोग रेगुलर फॉल्सिंग मेथड का यूज करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी प्रकार से आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। आप यहाँ पर देख सकते हो यूजिंग फॉल्स पोजीशन मेथड, इसे रेगुलर फॉल्सी मेथड भी बोलते हैं। फाइंड ए रियल रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन x log x बेस 10 माइनस 1.2 इक्वल टू 0 इन 3 स्टेप। इन 3 स्टेप मतलब 3 इटरेशन तक इसमें फाइंड करना है और इसका रूट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इतना हम दिखा दिए हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर लगेगा 0। यहाँ पर इस फंक्शन में 0 डालेंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी, फिर 1 डालेंगे तब भी निगेटिव वैल्यू मिलेगी और फिर 2 डालेंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी, 3 डालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो हमें निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही 0 फाइंड मिलता है, यह हमें पता ही है। तो इसीलिए यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस प्रकार से ए और बी की वैल्यू मिल गई, एफ ए और एफ बी की वैल्यू भी मिल गई है।
इस प्रकार से सी का वैल्यू हम लोग निकाल ही सकते हैं। रेगुलर फाल्सी के जो फार्मूले हैं उसी का यूज करके हम लोग सी का वैल्यू भी निकालेंगे। इसी प्रकार से उसी प्रोसेस को हमें 3 इटरेशन तक फॉलो करना है, जिससे कि हमें थर्ड इटरेशन में जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा दिए गए फंक्शन के लिए रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग अगला मेथड देखते हैं, सेकंड मेथड या चॉड मेथड। चॉड मेथड या सेकंड मेथड जो होता है वह रेगुलर फाल्सी मेथड की तरह होता है, लेकिन जो रेगुलर फाल्सी मेथड में f(x1) और f(x2) का जो मल्टीप्लाई होता था वह लेस देन 0 होता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होगा। तो इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसके फार्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद से इसके क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मान लो कोई फंक्शन है f(x) जो है a और b, यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है x0 और f(x0) a पॉइंट है, और b जो है x1 f(x1) है। तो यहाँ पर ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन है इसका पहले स्लोप देखो, ए बी का जो स्लोप होगा ए सी के स्लोप के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखे हैं जैसे फाल्सी मेथड को सॉल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट सी को हम लोग कंसिडर किए हैं x0, तो यहाँ पर x की वैल्यू ही निकालेंगे। तो यह जो जैसे जैसे यह नीचे खींचते जाएंगे तो यह जो सी है यह पॉइंट इसके पास आता जाएगा, आर के पास आता जाएगा, जो कि रूट के बराबर ही होगा। तो हमें क्या करना रहता है, इसमें अप्रॉक्सीमेट रूट ही निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे अभी तक निकालते हुए आ रहे हैं उसी तरह इसमें भी निकालेंगे, तो अप्रॉक्सीमेट ही रूट निकालते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू किस प्रकार फाइंड करना है वही यहाँ पर देख सकते हो। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, ए बी का जो स्लोप होगा ए सी के स्लोप के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सब कुछ वैल्यू पुट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो x की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। x की वैल्यू निकलेगी x0 f(x1) माइनस x1 f(x0) अपॉन f(x1) माइनस f(x0). इस प्रकार से x की वैल्यू निकल गई। अब इसे जनरल टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, जनरल फार्मूला ही आप लोग याद कीजिए। यहाँ पर जो जनरल फार्मूला होता है xn+1 इक्वल टू xn-1 f(xn) माइनस xn f(xn-1) अपॉन f(xn) माइनस f(xn-1), जो n होगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल 1 होगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप देखिए यहाँ पर दिया है ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इतना लाई इन द इंटरवल 0-1 परफॉर्म द 4 इटरेशन ऑफ द सेकेंड मेथड। मान लीजिए यह फंक्शन दिया है, इसका इंटरवल जो दिया हुआ है इसी के बीच में इसका रूट लाई करेगा। तो यह कह रहा है 4 इटरेशन तक इसके रूट को फाइंड कीजिए, जो चौथे इटरेशन में इसका रूट मिलेगा वही इसका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो f(x) को यहाँ पर कंसिडर कर लिए हैं x³ माइनस 5x + 1, इसे इक्वेशन 1 मान लिए हैं। तो यहाँ पर 0-1 जो इंटरवल दिया है इसमें पहला वैल्यू हो जाएगा x0 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x1। तो यहाँ पर x0 का वैल्यू यहाँ पर मान लिए 0 और f(x0) का वैल्यू 1 आएगा, यहाँ से x1 का वैल्यू 1 हो गया तो f(x1) का वैल्यू -3 आएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी नो इन सेकेंड मेथड में क्या होता है, सेकेंड मेथड में जो फार्मूला होता है xn+1 इक्वल टू xn-1 f(xn) माइनस xn f(xn-1) अपॉन f(xn माइनस f(xn-1), n जो होता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल 1 होता है। तो यहाँ पर इसे इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिए। अब फर्स्ट इटरेशन हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट इटरेशन फाइंड करने के लिए इस फार्मूले में n की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x0 x1 तो फाइंड हो गया है। अब यहाँ पर x2 भी फाइंड करना था, यहाँ पर n का वैल्यू 1 रखेंगे तभी यहाँ पर x2 मिल जाएगा। तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x0, तो x0 हो गया f(x1) हो जाएगा माइनस x1 f(x0). तो यहाँ पर x0 का वैल्यू हमें पता ही है, x0 f(x1) का वैल्यू भी पता है, यहाँ पर f(x0) का वैल्यू भी पता है, x1 का वैल्यू पता है। ये सब इसमें डालने के बाद यहाँ पर x2 की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर x2 की वैल्यू हो जाएगी 0.25। तो यह जो हो गया हमारा फर्स्ट इटरेशन में हो गया। यदि क्वेश्चन में 4 इटरेशन न बोला होता, यहाँ पर 4 इटरेशन न बोला होता और केवल बोला होता कि फर्स्ट इटरेशन में ही इसका वैल्यू क्या होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन इसमें बोला है 4 इटरेशन तक फाइंड करने के लिए। तो 4 इटरेशन तक फाइंड करने के लिए उसके लिए हमें क्या करेंगे, पहले नंबर और फिर क्या करेंगे, f(x2) के वैल्यू फाइंड करेंगे। अब f(x2) की वैल्यू जो फाइंड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, ये केवल इसका वैल्यू ही फाइंड करना रहता है। तो जैसे उसमें रेगुलर फाल्सी में नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब था, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। बस हमें क्या करना है, अब x3 निकालना है। तो x3 निकालने के लिए हमें x2 की आवश्यकता होगी, f(x2) की आवश्यकता भी होगी। तो f(x2) का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। अब हमें सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, n = 2 पुट करना होगा सेकेंड इक्वेशन में। तो जैसे ही n = 2 पुट करेंगे तो x3 मिल जाएगा। x3 में यहाँ पर f(x2) यहाँ पर मिला, x2 भी मिला। तो f(x2) की वैल्यू जो अभी निकाले हुआ हो गया, x2 की वैल्यू भी निकाली ली है। तो ये सब वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसके बाद से यहाँ से x3 की वैल्यू मिल जाएगी, x3 की वैल्यू मिल जाएगी, यह सेकेंड इटरेशन में हुआ। अब फिर क्या करेंगे, f(x3) का वैल्यू निकालेंगे। अब f(x3) का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो थर्ड इटरेशन में क्या हो जाएगा, n = 3 पुट करेंगे जैसे इक्वेशन 2 में,
तो यहाँ पर आ जाएगा n इक्वल टू 3, यहाँ पर मिल जाएगा x4 का वैल्यू। यहाँ पर x4 का वैल्यू जैसे मिल जाएगा तो फिर निकालेंगे f(x4) का वैल्यू, क्योंकि यह अभी हमें थर्ड इटरेशन में मिला है, हमें क्या निकालना है, 4 इटरेशन में क्या मिलेगा। तो यहाँ पर f(x4) का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे और इसके बाद 4 इटरेशन में क्या रखेंगे, n इक्वल टू 4 रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पर देख सकते हो फोर्थ इटरेशन में हम लोग क्या रखें, n इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर मिलेगा x5 की वैल्यू, x5 की वैल्यू जैसे निकालेंगे यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो यही हमारा x5 का वैल्यू जो हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेकेंड मेथड का यूज करते हैं। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव से कोई मतलब नहीं रहता, केवल हमें क्या करना रहता है, उसका वैल्यू ही निकालना रहता है और केवल उसके वैल्यू को फाइंड करते जाना है। यहाँ फोर्थ इटरेशन तक बोला था, फोर्थ इटरेशन तक निकालें। यदि फिफ्थ इटरेशन बोलता तो हम लोग क्या करते हैं, f(x5) की वैल्यू निकालते हैं और फिर f(x5) की वैल्यू निकालने के बाद n का वैल्यू 5 पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। तो उस प्रकार से हमें मिल जाता है x6 की वैल्यू। तो वहाँ पे जब x6 की वैल्यू जो मिली है वही हमारा फिफ्थ इटरेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से सेकेंड मेथड का ही यूज करना है। अब हम लोग सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूटन रैप्सन मेथड को देख लेते हैं। यह जो न्यूटन रैप्सन मेथड है वह एकेटिव एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है, इसी से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं। तो इसी को हम लोग बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोग यहाँ पर देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए कोई फंक्शन होता है f(x) का, तो इसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट कंसीडर करते हैं p(x0) f(x0), ठीक, और उस p पर एक टेंजेंट खींचते हैं। जो टेंजेंट है वह एक से होकर गुजर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो यही एक टेंजेंट है, PA से जो जा रहा है रेखा यही आपका एक टेंजेंट है। इस टेंजेंट का इक्वेशन किस प्रकार लिखते हैं, आप लोग को पता है टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx x माइनस x1। तो यही टेंजेंट का इक्वेशन होता है। तो टेंजेंट का इक्वेशन जो लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो y माइनस f(x0), y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा f(x0) इक्वल टू f(x0), dy/dx को लिख सकते हैं f(x0) x माइनस x0 जो है x1 का वैल्यू है, ठीक। तो जो यह टेंजेंट है वह ए से गुजर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कि पॉइंट ए से जा रहा है। तो यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए x10, तो x10 से होकर गुजर रहा था, यह जो है पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, x की जगह x1 रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर सारी वैल्यू रखने के बाद यहाँ से x1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो जो x1 की वैल्यू होती है वही तो होती है हमारी अप्रॉक्सीमेट रूट। जो अप्रॉक्सीमेट रूट होती है, जैसे जैसे यहाँ पर टेंजेंट खींचते जाएंगे यह जो ए पॉइंट है वह नज़दीक जाता जाएगा, आर के नज़दीक जाता जाएगा। तो यही हमारा रूट होता है अप्रॉक्सीमेट रूट। तो जो ए का वैल्यू होता है, जो पॉइंट ए का वैल्यू होता है वही हमारा रूट का वैल्यू होता है। तो पॉइंट ए पर जो होता है वाई का वैल्यू 0 होता है, तो क्या होता है x1 का वैल्यू ही हमें फाइंड करना रहता है। तो इसे जनरल टर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हो इन जनरल टर्म में xn+1 इक्वल टू xn माइनस f(xn) अपॉन f(xn) यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ की f(xn) कभी 0 नहीं हो सकता है। यह इसका कंडीशन है। अब हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे अपने एकेटिव एग्जाम में। यह जो न्यूटन रैप्सन मेथड है हमने पहले ही बता दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन इतना बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। यह न्यूटन रैप्सन मेथड से इसके रूट को फाइंड करना रहता है। लेकिन मान लीजिए यदि क्वेश्चन में ऐसे ही दे दिया, एकेटिव एग्जाम में ऐसे ही दे दिया, तो यहाँ पर रूट ही क्या है, तो हमें पता है कि जब भी जितने भी मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं उसे एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता है, केवल अप्रॉक्सीमेट रूट निकलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे लगभग 3 से 4 अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। तो 3 से 4 इटरेशन तक हमें इसमें रूट निकालना रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हो इसका सॉल्यूशन में f(x) का वैल्यू यहाँ पर दिया है। इसका क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, f(x) का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पर f2 के वैल्यू क्या निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हो हमेशा क्या करना है, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में हमारा रूट लाई करता है। तो यह हमें कैसे फाइंड करना है, हमेशा पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे। जहाँ पर देखेंगे साइन जहाँ चेंज हुआ वहाँ से हमें रूट मिलने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए f2 का वैल्यू जो होगा यहाँ पर -3 हो गया, f3 का वैल्यू 13 हो गया। तो इसी के बीच में हमारा रूट जो है लाई करेगा 0। तो अब जो x0 है वह किस प्रकार कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस पॉइंट पे जो f(x) का वैल्यू है वह 0 के अधिक निकट है। तो यहाँ पर देख सकते हो -3 जो है 13 की अपेक्षा 0 के अधिक निकट है। तो यहाँ पर जो x0 का वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x0 का वैल्यू 2 हो गया। अब जो x0 का वैल्यू मिल गया, तो हमें न्यूटन रैप्सन मेथड का फार्मूला पता है, xn+1 इक्वल टू xn माइनस f(xn) अपन f(xn). तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, f(x) का वैल्यू भी मिला हुआ है और f(x) का वैल्यू भी मिला हुआ है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर xn लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा
एक्स एन क्यू माइनस 3xn-5 अपॉन 3xn² -3। तो यह हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे n = 0। n = जैसे ही पुट करेंगे, क्योंकि हमें x0 का वैल्यू मिल गया, इसका अगला इटरेशन निकालना है ना, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, x1 का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो x1 को फाइंड करने के लिए यहाँ पर n का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तभी x1 हमें मिल जाएगा। तो x1 = x0 माइनस x0³ माइनस 3x0 -5 अपॉन 3x0² -3। यहाँ पर मिल गया। x0 का वैल्यू हमें पहले ही मिल ही चुका है, इस x0 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से हमें x1 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें x1 का वैल्यू फाइंड हो गया। तो यही हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट फर्स्ट इटरेशन तक। यदि सेकेंड इटरेशन या थर्ड इटरेशन बोलता तो इसी सेम प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाते। अब हम लोग क्या करेंगे, n = 1 पुट करेंगे उसी इक्वेशन में, जो न्यूटन-रैप्सन मेथड का जो जनरल इक्वेशन अभी भी बनाए हैं उसमें n = 1 पुट करेंगे, वहाँ से x2 का वैल्यू मिल जाएगा। x2 का वैल्यू मिल गया क्योंकि x1 का वैल्यू अभी फाइंड कर लिए हम लोग, तो यहाँ से x2 का वैल्यू मिल गया। ठीक इसी प्रकार से n = 2 पुट कर देंगे तो x3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से इटरेशन करते जाना है, लगभग 3 से 4 इटरेशन करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर x4 का वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि उसमें यह बताया नहीं है कि कितने इटरेशन तक करना है, तो इसलिए हमें क्या करना रहेगा, 3 से 4 इटरेशन तक ऑटोमेटिक कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। यदि क्वेश्चन में देगा कि 4 इटरेशन तक करना है कि 5 इटरेशन तक करना है, तो 5 तक बढ़ाते जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग 4 इटरेशन तक करके इसे फाइनल आंसर इसी को ही कंसीडर कर लेंगे। यही हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा x4 वाला द गिवन क्वेश्चन। अब देखते हैं रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड। यह जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है, यह 10 नंबर का डेरिवेशन आ सकता है कि आपके एकेटीव एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो यह किस प्रकार से निकालेंगे वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मान लेंगे कोई इक्वेशन दिया fx = 0, एक इक्वेशन है और इसमें अल्फा जो है एग्जैक्ट रूट है fx = 0 का। तो जो अल्फा इसका रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, इसलिए f अल्फा = 0 हो जाएगा। ठीक, अब यह कंसिडर करेंगे xn बी डिफर फ्रॉम अल्फा बाई एरर en। तो en जो है, en से जो xn है वह अल्फा से डिफर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो xn = क्या हो जाएगा, en + अल्फा। इस प्रकार हो जाएगा। सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, xn+1 = en+1 + अल्फा हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड में क्या होता है, xn+1 = xn माइनस fxn अपॉन f'(xn)। तो क्या करेंगे, इसी दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जैसे पुट करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो en+1 = en माइनस f अल्फा प्लस en अपॉन f'(अल्फा प्लस en) यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग टेलर एक्सपेंशन से, जो सीरीज होता है टेलर एक्सपेंशन सीरीज, उसी से इसे एक्सपेंड कर देंगे। अब किस प्रकार से होता है, en+1 en माइनस f अल्फा प्लस en को क्या लिख सकते हैं, टेलर एक्सपेंशन सीरीज से। तो हम लोग लिख सकते हैं f अल्फा प्लस en f'(अल्फा प्लस en² अपॉन फैक्टोरियल 2 f'(अल्फा प्लस डैश ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है अपॉन f'(अल्फा प्लस en को किस प्रकार लिखेंगे, f'(अल्फा प्लस en f'(अल्फा प्लस en² अपॉन फैक्टोरियल 2 f'(अल्फा प्लस डैश। तो इस प्रकार से इसका एक्सपेंड कर देंगे। तो उसके बाद से इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा en f'(अल्फा प्लस en², यहाँ हो जाएगा en का en में मल्टीप्लाई करेंगे तो en² f'(अल्फा प्लस, इतना करने के बाद माइनस कर देंगे f अल्फा प्लस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा en f'(अल्फा माइनस। इसे सिंपली हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर f अल्फा = 0 पहले ही पता चल चुका है। यहाँ पर देखिए f अल्फा = 0 हमें यहाँ पता है, तो इसलिए f का अल्फा का वैल्यू इसमें 0 पुट कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ पर हायर ऑर्डर जितना है सेकेंड ऑर्डर का उसे 0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक, उसे निगलेक्ट कर देंगे। तो निगलेक्ट करने के बाद अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, en+1 = लिख सकते हैं 1/2 en² f'(अल्फा अपॉन f'(अल्फा। अब यहाँ से en+1 = 1/2, यहाँ से यह लिख देंगे f'(अल्फा अपॉन f'(अल्फा en²। अब हमें पता है कि जो जनरल टर्म होता है एरर का, en+1 = a(en⁴k) जो होता है हमारा रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है। तो यहाँ से इसका कंपैरिजन कर लेंगे। कंपैरिजन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो k का वैल्यू आ जाएगा 2, तो 2 का आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन-रैप्सन मेथड इज क्वाड्रेटिक। यहाँ पर 2 आया तो इसलिए इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। केवल यही हमें प्रूव करना रहता है। इसी पे 10 नंबर हमारे एकेटीव एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं।
तो इस प्रकार से हमने यूनिट 1 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं जो हमारे एकेटीव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार से हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह सब वीडियो जितना बनाया है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं यूनिट 2 में, तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए।